पहला यूज़ क्या है, ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एटसेट्रा। मार्बल जो है, मार्बल को बड़े कायदे से काटना पड़ता है, मतलब मार्बल की कटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप लोहे से काटते हैं और उसको काटना सीधा है और फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो मार्बल को कायदे से उसकी कटिंग होनी ज़रूरी होती है मार्बल की। तो मार्बल को कट करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा इंस्ट्रूमेंट में बोलूँ कि डायमंड का बनेगा नहीं, जो लास्ट वाली जो टिप होती है ना, जहाँ पर कटिंग वाला पोर्शन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम चाकू की बात करें, तो चाकू में क्या होगा कि चाकू पूरी लोहे की थोड़ी होती है भाई, हैंडल तो प्लास्टिक का होगा, लेकिन आगे का जो पोर्शन है वो लोहे का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हमें मार्बल को कट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो आगे का जो पोर्शन है वो डायमंड का होना ज़रूरी है, पीछे का पोर्शन चाहे किसी और मेटल का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर एक और एग्जांपल दिए डायमंड ड्रिल्स। हाँ, ड्रिल्स भी होते हैं डायमंड्स के एक्सकैवेशन साइट्स पर। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लस्टर, क्योंकि उनकी जो शाइन है, उनकी जो चमक है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। इस वजह से डायमंड को यूज़ करा जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है डायमंड। उसके बाद फिर है शार्प एज्ड डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आईज विद अ ग्रेट प्रिसीशन। तो कैटरेक्ट जो है वो आई के ऊपर से, आई के ऊपर जो हमारा जो प्यूपिल होता है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, सेलुलर मेम्ब्रेन की एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को हटाते हैं तो वो बड़े प्रिसीशन से, बड़ी सफाई से हटाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आई की मसल्स डैमेज हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए आई में। तो इस वजह से वो जो हटाया जाता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट भी डायमंड से बनाते हैं, क्योंकि उसको धीरे से बड़े सावधानी से पकड़ना होता है। फिर ग्रेफाइट का यूज़ देखिए, ग्रेफाइट में क्या है, ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस पाउडर्ड ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो उसकी सॉफ्टनेस की वजह से, क्योंकि डायमंड जो है, डायमंड काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्टनेस की वजह से जो पाउडर्ड ग्रेफाइट है वो यूज़ करा जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर फॉर फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी के जो फास्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मोबिल ऑयल अगर बनाना हो या अगर ग्रीस बनानी हो, तो वो सब जो है वो ग्रेफाइट की हेल्प से बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोड्स बनाने के भी काम आता है। जैसे कोई सेल होता है ना हमारे पास, तो उस सेल को अगर आप खोल कर देखें, जैसे एक ये सेल रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो उसके लिए रखा हुआ था मैंने, तो ये जो सेल है इसका जो ऊपर वाला जो टिप है, ये जो बाहर को निकला हुआ है, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो बेस होता है दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर जैसे ये सेल इस टाइम जो मेरे पास रखा है ये ख़राब है ना, यूज़ हो चुका है, ये ख़राब सेल है, तो अगर इसको मैं अंदर से तोड़कर निकालूँ तो इसके अंदर से ब्लैक कलर की एक सिलेंड्रिकल रॉड निकलेगी। वो सिलेंड्रिकल रॉड जो है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो इस चीज़ में भी काम आता है। उसके बाद देखिए, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लेड्स एंड ब्लैक पेंट्स। तो पेंसिल का जो लेड होता है और जो ब्लैक पेंट होते हैं उनको बनाने के काम आता है। आपने ये देखा होगा कि जब हम पेंसिल की बात करते हैं तो पेंसिल जो है, पेंसिल में क्या होता है कि लकड़ी की होती है पेंसिल, और उसमें बीच में ना हॉलो सिलेंड्रिकल पोर्शन खाली छोड़ दिया जाता है। तो वो जो खाली हॉलो जो पोर्शन होता है, उस हॉलो पोर्शन में ग्रेफाइट को भर दिया जाता है। जब ग्रेफाइट को भर देते हैं तो ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसको पेंसिल में डायरेक्टली भर दिया जाए ना, तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप कुछ लिखेंगे तो वो एकदम से ना शीट पर फैल जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो फैल जाएगा शीट पर। तो जो पेंटर्स यूज़ करते हैं पेंसिल, जिसमें उनको जैसे आईब्रो बनानी होती है किसी के या बाल बनाने होते हैं, तो उसमें बहुत फाइन या बहुत शार्प चलने वाली पेंसिल ज़रूरत नहीं होती उसकी। तो आप कभी भी किसी पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके हाथ पर इधर एक पॉकेट होती है, उसमें बहुत सारी पेंसिल रखी रहती है। तो जिस पेंसिल की ज़रूरत होती है वो निकाल कर और वो बना देता है। ठीक है ना। तो जो जहाँ पर कलरिंग करनी होती है, भरना होता है, जैसे बालों का हो गया या आईब्रोज का हो गया, तो ये डार्क पोर्शन है, तो यहाँ पर पूरा उसको फटाफट भरना होता है। तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कम होनी चाहिए लेड के साथ। लेड क्या है? लेड जो है, पेंसिल लेड जो इसमें बोला गया है, वो क्यों बोलते हैं कि लेड होता है शीशा। तो शीशे का पाउडर यानी कि मिरर का पाउडर वो ग्रेफाइट के साथ मिक्स करा जाता है ताकि ग्रेफाइट को थोड़ी सी हार्डनेस दी जा सके। नहीं तो ज़रा सा भी प्रेशर डालेंगे तो पेंसिल का सिक्का टूट जाएगा, वो इतना सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। तो उसमें 80% जो है ग्रेफाइट होगा और 20% जो है वो लेड होता है। ऐसे बनता है जो पेंसिल का जो सिक्का होता है, उसकी बात करें।
इसका थर्ड एलोट्रॉप देखिए, बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन containing clusters of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules। तो बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो भी एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स joined together to form spherical molecules। तो उसमें कार्बन के क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स होते हैं, और उनमें टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि साथ में ज्वाइन करे जाते हैं। अब वो ज्वाइन किस तरीके से होते हैं, since there are 60 carbon atoms in a molecule of Buckminster fullerene, so its formula is C60। तो Buckminster fullerene का फॉर्मूला C60 होता है। ये कार्बन में ही खासियत होती है, जैसे हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नेचुरली हमको कैसे मिलेगा, सिंगल H नहीं मिलेगा आपको, हाइड्रोजन डाई एटमिक स्टेट में मिलता है, तब H2 मिलेगा, H2 जो हाइड्रोजन गैस होती है तो वो H2 के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन लंबी से लंबी चेन बना लेता है। तो कार्बन की अगर 60 कार्बन एटम्स की चेन बनी हुई है तो वो कहलाता है बकमिंस्टर फुलरीन। नेचुरली मिलता है, बनाने की जरूरत नहीं है, नेचुरली मिलता है। अच्छा, इट इज़ अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि कोई भी, अगर मैं किसी भी उसकी बात करता हूँ ना, किसी भी नॉर्मल फुटबॉल की बात करता हूँ, हम अगर जाते हैं किसी भी दुकान पर जाते हैं तो बच्चों की फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो लोग, जो मतलब ग्रोन अप जो पीपल होते हैं, वो जो फुटबॉल से खेलते हैं, तो आप फुटबॉल लेने जाएंगे तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि भैया बड़ी फुटबॉल दे दो, छोटी फुटबॉल दे दो। हमारे यहाँ पर ना बहुत लंबे लंबे लड़के खेलते हैं तो बड़ी फुटबॉल दे दो, हमारे यहाँ छोटे छोटे खेलते हैं तो छोटी सी फुटबॉल दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। फुटबॉल चाहे बड़ा आदमी खेले चाहे छोटा आदमी खेले, फुटबॉल जो है, फुटबॉल का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और वो बनती किस तरीके से है, वो उसमें ऐसा होता है कि जो रबर की, रेक्सीन की या लेदर की, जिस चीज़ की भी फुटबॉल बनती है, उसमें क्या करा जाता है कि बीच में ऐसे होता है पेंटागन मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके जितने भी एजेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 एजेस हैं, पांचों की पांचों एजेस पर अब बनेगा हेक्सागन ऐसे। तरीके से बनता है। तो ऐसे जब हम पूरे 60 कार्बन एटम्स जो हैं वो इस तरह से कंबाइंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 हो गए। तो इसी तरीके की कितनी शेप्स और होंगी, 3 शेप और होंगी, तो 60 हो जाएंगे। और जब वो 60 बनेंगे ना टोटल, तो 60 बनते ही ऑटोमेटिकली, अगर ऐसे ये पूरा बड़ा शेप हो गया, उसको हम घुमा दें और चारों तरफ से उसको ज्वाइन कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली एक स्फीयर की शेप ले लेगा। परफेक्ट स्फीयर होता है, ठीक है, तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो ये कभी भी आप कोई फुटबॉल देखें, तो स्टैंडर्ड साइज़ की जो फुटबॉल होती है, छोटे बच्चों की फुटबॉल तो अलग आती है, उसको छोड़ें। फुटबॉल जिससे खेला जाता है, जैसे आप अगर क्रिकेट खेलने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये बहुत लंबा है तो इसके लिए बड़ा बैट दे दो, ये छोटा है तो इसके लिए छोटा बैट, ऐसा नहीं होता। बैट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है, चाहे वो फिर उससे तेंदुलकर खेलें, चाहे फिर कोई और लंबा खिलाड़ी खेले, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे ही किसी भी गेम में कोई भी जो गेम के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सबका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड फुटबॉल इस तरीके से बनती है। तो इसलिए बकमिंस्टर फुलरीन जो नाम है, इसको बकी बॉल भी बोल देते हैं, इसको बकी बॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिफर इन देयर हार्डनेस, डिफर इज देयर हार्डनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये तीनों जो एलोट्रॉप्स हैं, इन तीनों एलोट्रॉप्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग ये कैसे हैं वो हम दिखा सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है
पहला है डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। जो डायमंड है, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है डायमंड। दूसरा है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो बकनिस्टर फ्लोरीन है, ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज़ नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो तीनों एलोट्रॉप्स हो गए कार्बन के। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ टू कॉमन एलोट्रॉप्स ए एंड बी। ठीक है, तो क्या था कि पहले हमारे सिलेबस में ना पीरियोडिक टेबल भी हुआ करता था, अब पीरियोडिक टेबल है नहीं, तो इसी वजह से इन्होंने ये बोला, एक हिंट दिया जाता है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ना बड़े होते हैं और उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हिंट दिया जाता है कि किस मटेरियल की या किस एलिमेंट की बात करी जा रही है, डायरेक्ट नाम उसका नहीं लेंगे। तो उन्होंने एक हिंट दे दिया, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये तो मेरे लिए बेकार की चीज़ होगी, क्योंकि मुझे पीरियोडिक टेबल सिलेबस में ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अगला हिंट देखें, हैज़ टू कॉमन एलोट्रॉप्स ए एंड बी। तो हम अपने सिलेबस पर नज़र घुमाते हैं तो एकदम दिमाग में आता है कि हाँ, दो एलोट्रॉप्स तो सिर्फ कार्बन के ही हैं, जो हमने पढ़ा है 10th क्लास में। तो एकदम से दिमाग में आता है कि चलिए कार्बन हो सकता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में 2, 3 या 4 हिंट्स भी दे रखे होते हैं। तो एक पहला हिंट मेरे काम का नहीं था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल था। दूसरा हिंट मेरे काम का था, मुझे अंदाज़ा लगा कि शायद ये कार्बन होगा। फिर वो बोल रहे हैं, ए इज़ वेरी हार्ड एंड अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बी इज़ सॉफ्ट टू टच एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं श्योर हो गया हूँ इस तीसरे हिंट से कि ए बहुत ज़्यादा हार्ड है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या होगा, डायमंड ही होगा। ठीक है, और बी जो है वो बता दिया इन्होंने कि बहुत सॉफ्ट है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर वो ग्रेफाइट ही होगा। ठीक है, तो ये इतना हिंट मेरे लिए काफ़ी है। तो अब यहाँ तक मुझे समझ में आ गया है कि जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट कार्बन है। पहली चीज़, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, यही पूछा था, तो एलिमेंट इज कार्बन। फिर है नेम ईच ऑफ दीज एलोट्रॉप्स। तो दोनों एलोट्रॉप्स का नाम बताना, डायमंड एंड ग्रेफाइट खत्म। ठीक है सर, बकनिस्टर फ्लोरीन सर इसका आप यूज़ करें? बहुत रेयरली फाउंड एलिमेंट है, कभी एग्जाम में आज तक पूछा भी नहीं गया। सर पॉलिनोमियल का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल तो जो मैथ्स में होता है ना पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का रियल लाइफ एग्जांपल पॉलीइथीन। ऐसे कैसे? हम ये कहते हैं कि जब भी हम पॉलीइथीन की बात करेंगे तो उसमें होता है ऐसे कि जैसे इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पॉलीइथीन हो गया, इसीलिए उसको पॉलीइथीन बोलते हैं। पॉलीथीन पन्नी जो होती है ना, ये जो है ये भी पॉलीइथीन है। ये जो प्लास्टिक है हम बोल देते हैं इसको कॉमनली प्लास्टिक बोल देते हैं। जैसे स्कूटर होता है ना, तो दुनिया के जितने भी स्कूटर हैं सब उसको एक्टिवा ही बोल देते हैं, या सब उसको स्कूटी ही बोल देते हैं, जबकि एक्टिवा और स्कूटी एक ब्रांड है। पता होगा आप, स्कूटी पता है ना, ब्रांड है। स्कूटी एक ब्रांड है, मालूम है? स्कूटी एक ब्रांड है जो आप चलाते हैं ना, वो जो 2 व्हीलर होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक जिसमें स्पोक्स लगे रहते हैं और बीच में इंजन रहता है और आगे रखने की जगह नहीं होती, तो वो मेल बाइक होती है, उसको सिर्फ बाइक कहा जाता है। जनरली मेल्स उसको चलाते हैं। ठीक है, वो मेल्स के लिए बना है। और जो स्कूटी है ना, स्कूटी जो है वो नाम दे दिया गया क्योंकि वो TVS की एक ब्रांड आता था स्कूटी, जैसे होंडा का एक्टिवा, TVS का एंटॉर्क, जुपिटर, तो ये सारे ब्रांड्स हैं। तो इसी तरह से वो जो होता है उसको स्कूटरेट बोलते हैं, मालूम है? नहीं मालूम तो अब याद रखना, उसको स्कूटरेट बोलते हैं, स्कूटरेट। और स्कूटरेट की शॉर्ट फॉर्म बना दी गई स्कूटर। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको दिखाई देता है कि जिसमें बीच में इंजन नहीं है, उसको स्कूटर बोलते हैं। तो उसी तरीके से खैर मैं मेन चीज़ पर आ जाता हूँ कि जो पॉलीइथीन है, तो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने से बनी है, तो उसको पॉलीइथीन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे है वो देखिए। हमने ये कहा पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। एक तरीका ये हो गया पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। अब हम ये कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो ax² + bx + c। तो मैंने कहा कि ये एक फॉर्मूला डिफाइन कर दिया गया, ये फॉर्मूला डिफाइन कर दिया गया कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेना है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेना है। ये मैंने ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कुछ और भी हो सकता है, पॉलिनोमियल कुछ और भी हो सकता है, वो ax³ + bx² + cx + d भी हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 4 वाला भी हो सकता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर x क्या है, तो मैंने ये कहा कि अगर मैं पॉलीथीन बना रहा हूँ ना, अगर मैं पॉलीथीन बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये x है ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है,
यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू हम ले लेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो यहाँ पर वो a प्लस b प्लस c हो जाएगा फॉर्मूला। अब हमने कहा कि x की वैल्यू 2 ले ली, तो वो हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a b और c को फिक्स है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो फिक्स है, तो ऐसा होता है। और मैं इसका एग्जांपल कार्बन में क्यों दे रहा हूँ, मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि कार्बन ही एक अकेला एलिमेंट है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्ग चेन्स बना सकता है, तो एज पर एनी फार्मूला। तो कार्बन को यूज़ करके दुनिया के 97% जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन को यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। शुरुआत में ये चीज़ हमने डिस्कस करी, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है। तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पॉलिनोमियल के बेस पर आप आगे ना, अभी तो 10th क्लास में, 11th क्लास में जब आप पहुँचेंगे तो आप ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन से हम एक सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। हमें बस सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो आप ये कहेंगे इक्वेशन बनाने का फ़ायदा क्या है? इक्वेशन बनाने का ये फ़ायदा है कि सर्कल पर लाई करने वाले किसी भी कोऑर्डिनेट का हम पता लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेट समझिए, वो कोऑर्डिनेट ये है, और उनकी ज़रूरत क्या होती है? उनकी ज़रूरत ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल उसका देते हैं, उसकी ज़रूरत ये होती है कि कभी भी अगर कोई वॉर बेस्ड मूवी आपने देखी हो, या आजकल तो न्यूज़ में भी वॉर ही वॉर चल रहा है ना, तो अगर वो आपने सुना हो तो उसमें ये आता है कि यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ के मिलिटेंट्स को अपने कोऑर्डिनेट्स भेज दिए। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब अपनी लोकेशन भेज दी। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब आप अपनी पोजीशन बता दो कहाँ पर खड़ी। तो आप ये कहोगे कि भाई मैं 4 कदम आगे और 5 कदम लेफ्ट में खड़ा हूँ, ठीक है। तो 4 कदम आगे एक तरह से मान लो एक्स एक्सिस, और 5 कदम लेफ्ट में मान लो नेगेटिव वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट होगी। तो अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो किसी ने बोल दिया कि इस एरिया में लैंडमाइन बिछी हुई है, तो आप लास्ट कोऑर्डिनेट बता दीजिए कि जिस कोऑर्डिनेट तक हम पहुंच सकते हैं, उसके बाद आगे चले जाएंगे तो वहाँ फिर हम उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो सर्कल की इक्वेशन से डिफाइन होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो जब अपने आप को रेडिएट करती है ना, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन ऐसा नहीं होगा कि इस जगह तो बहुत ज़्यादा फट गया बॉम्ब, है ना, और इस जगह फटा ही नहीं, इधर वाला बंदा आराम से खड़ा हुआ रजनीकांत की तरह, उसे कुछ नहीं हुआ, इधर वाले उड़ गए सारे। तो वो क्या होता है, उसकी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन पूरा चारों डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि एक सर्कल का जो है वो सर्कल का फॉर्मेट फॉलो करेगा। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। मतलब अगर आप में से कोई भी बच्चा फ्यूचर में कभी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में चला गया, तो जो ज़्यादातर जो कॉमनली जो दिमाग में सवाल आता रहता है ना कि हमें 12th तक पहुंच गया, अब ये फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती है, वो सारी ही चीज़ें काम आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, और आपका इनफैक्ट डिस्पर्जन ऑफ लाइट तक काम आता है, सारी चीज़ें काम आती हैं। और वहाँ पर जो ऐसे ही पहुँच जाते हैं ना बिना पढ़े लिखे, तो कैसे टर्म वगैरह सेलेक्ट हो गया और मतलब कैसे भी करके हो गया, फिर उनको वो सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। किसी से भाई बता दे, तेरा भाई हूँ मैं, बता दे, तो फिर उसको बचपन की चीज़ें, फिर दूसरा जो बंदा होता है ना जो थोड़ा सा तमीज़ से पढ़ाई करी है जिसने, कौन सा तेरी स्कूलिंग वगैरह ठीक नहीं हुई क्या, कहाँ से पढ़ कर आया, क्या क्या? मतलब जब एनडीए जो देते हैं, फिर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, गर्ल्स के लिए भी खुल गया है, पता है? पता है, तो फिर वहाँ पे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का क्या काम होता है? ऐसा नहीं है कि टोटली, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स का टोटली सारी ही चीज़ें काम आएंगी। हो सकता है कुछ चीज़ तब ऑब्सोल्यूट हो जाए, वो काम ही ना आए। वहाँ पे तो सिर्फ लड़का होता है। अरे वो भी ऐसे नहीं लड़ना होता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि तारा सिंह की तरह जा रहे हैं और अपना चला रहे हैं वहाँ पे फालतू की आर्ट चीज़ें। एलिमेंट चलाने में आपको इतना सारा मैथमेटिक्स लग जाएगा। आर्ट एलिमेंट, अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं भाई। कईयों को वहाँ पर ये नहीं पता होता कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं तुमने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होती तो तुझे कोऑर्डिनेट्स पता होते, है ना? सर एक चीज़ पूछूं, अगर जैसे ये क्वेश्चन आ रहे बाय चांस एग्जाम्पल तो आपका सेम हो गया ना, फॉर अ थिन इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ नहीं, मेरे को होमवर्क मिला है ना पोर्टफोलियो में, अच्छा, पॉलिनोमियल का दिया है। बता देना क्वेश्चन, बता दूँगा कैसे करें। अरे छोड़ो ना, उसको भी नहीं आया समझ। वो पॉलिनोमियल का एग्जांपल पूछ रही थी, अभी मेरे को ये नहीं बताया उसने कि किस लिए पूछा, कहाँ से आ गया वो।
से सकता अरे कैसे? जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, a boy sharpens a pencil at both the ends and then uses its back ends to complete an electric circuit. Will the current flow through the electric circuit? Give reason for your answer. Name the black substance of the pencil. तो आप ये Of कहेंगे, course, sir, क्योंकि graphite है उसमें। समझ में आ रहा है इसको? तो yes, the current will flow through the electric circuit. This is because the black substance of a pencil is graphite, and being a good conductor of electricity, the graphite core of pencil allows the electric current to flow through it. ठीक है, तो आसानी से electric current flow हो जाएगा। आगे चलते हैं। A piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. तो जो इलेक्ट्रोड है, ब्लैक इलेक्ट्रोड, तो मुझे पता ही है इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बनता है। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। उसको अगर जला दिया तो एक गैस बनेगी। गैस कलरलेस है, पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो घूम रही है ना, हम सांस छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर तो नहीं है, एक सोचिए। मैंने जला कर देखा था, कुछ हुआ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ कलर होता है क्या? मुझे नहीं पता। हम सांस छोड़ते हैं तो क्या नीला नीला रंग निकल के जा रहा है या लाल पीला रंग निकल कर जा रहा है नाक में से? नहीं ना, अरे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कलरलेस गैस होती है। नहीं बता दो भाई अनुष्का, दोनों कलरलेस गैस होती है। तो सर कलरफुल कौन सी होती है? कलरफुल तो ऐसे बहुत सारी गैस है, नियॉन है कलरफुल, और नहीं तो क्या। सर में जब यूजुअली फायर वगैरह लगता है, सब स्मोक वगैरह भी होता है, तो उसमें अलग वैसे क्या होता है? अरे उसमें उसका सब्सटेंस भी तो कुछ बर्न होकर निकलेगा। अगर सिर्फ कार्बन जल रहा है ना, तो कार्बन जो जलेगा तो कार्बन में कार्बन मतलब सिर्फ अगर आप पर्टिकुलरली कार्बन को जलाएंगे तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही डेवलप होगी सिर्फ, अगर सिर्फ कार्बन को जलाएंगे। हाँ, कार्बन के साथ कोई और चीज़ भी होगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि क्या कोल क्या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हम कहेंगे? नहीं, वो भी कार्बन का एक कंपाउंड है। हमने लकड़ी जलाई तो क्या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हम कहेंगे? नहीं, उसमें भी कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है और भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, सेल्यूलोज भी है। तो वो चीज़ें जब जलती हैं तो उनका धुआं होता है, उनकी स्मेल आती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ओडरलेस गैस है। अभी किसी ने ब्रश ही नहीं कर रखा और वो सांस छोड़ रहा, तब तो बदबू आएगी ना। तो वो तो उसका जर्म्स की बदबू है, जो ब्रश ही नहीं कर रखा उसने। ठीक है, वैसे तो आप सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती। नहीं तो पता चले हम आँख बंद करके बैठे हैं कि अच्छा ये वाली सांस तो अधर्व ने छोड़ी है, ये वाली इसने आरुष ने छोड़ी है, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने आगे हिंट ये दे दिया सर अगर कार्बन फिर वही डाइऑक्साइड फालतू आगे चलो। तो वो बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन अगर डाइऑक्साइड होता है, अरे जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड। सर सुनो तो, हाँ सुनाओ। अगर वो कलरफुल होती, सबके अलग अलग कलर निकलते तो पता चल जाता। बस तो फिर दुनिया रंगीन हो जाती है। We know that graphite is used for making the electrode, so the piece of black electrode used in the dry cell is made of graphite, which is an allotrope of carbon. This confirmed by the fact that the piece of electrode on strong heating in air gave a colorless gas carbon dioxide, which turned lime water milky. समझ गए? ठीक है, चलिए जी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ, क्या हो गया? फिर से नहीं करो।
दूसरे के नाम चलिए जी, अब अगला स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सेकेंड है कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कार्बन कंपाउंड्स हो या उन्हीं को कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट पेज में आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सारी लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं, सारे प्लांट्स में, सारे एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं मौजूद होते हैं। दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं और कार्बाइड है। ये भी सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते। A large number of organic compounds known are carbon compounds more than 5 million। तो 5 मिलियन से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट carbon atoms can link with one another by means of covalent bonds to form long chains or rings of carbon atoms। तो पहला एक रीज़न ये है कि जो इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं नेचर में, उसका एक रीज़न ये है कि कार्बन खुद के ही साथ जुड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बना लेता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली नेचर में मौजूद हैं। ठीक है, अगला देखें, अनदर रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो वैलेंसी है कार्बन की वो 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 जो है, इससे ये समझ में आता है कि कार्बन 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक ही तरह के 4 एलिमेंट्स, मतलब एक ही, मान लीजिए हम CCl4 की बात करें तो कार्बन की 4 है वैलेंसी, तो वो 4 अलग अलग क्लोरीन एटम्स के साथ जुड़कर CCl4 बना सकता है। 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ में जुड़कर CH4 यानी कि मीथेन बना सकता है। और चारों अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के साथ में जुड़कर भी कोई भी बॉन्ड वो बना सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कार्बन के पास 4 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है और बड़े से बड़ा कंपाउंड बना सकता है। तो ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा क्या types of organic compounds। Some of the common types of organic compounds are hydrocarbons,
हेलो एल्केन्स को हम हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। थर्ड है एल्कोहल्स, फोर्थ है एल्डिहाइड्स, फिफ्थ है कीटोन्स और सिक्स्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो कुछ कॉमन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया या हेलो एल्केन, अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और बी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, एल्केन्स भी बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाता है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एल्कीन्स और एल्काइन्स में जो एल्कीन्स हैं उनमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ये होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अब जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की हम बात करते हैं, तो एक सैचुरेटेड थिंग क्या होती है? सैचुरेटेड थिंग का मतलब ये है कि कोई किसी ने अपनी एक शेप ले ली या अपनी एक पोजीशन ले ली, तो उस पोजीशन पर पहुंच गया, अब वो सैचुरेट हो गया है, अब वहाँ से उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आना, वो अपनी शेप या अपनी फॉर्म वो चेंज नहीं करेगा। एक चीज़ होती है अनसैचुरेटेड। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि जैसे घी है, वेजिटेबल घी है ना, या फिर बटर है, या फिर हमने बोला वैक्स है, तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये सब अनसैचुरेटेड थिंग्स हैं। अनसैचुरेटेड थिंग्स कैसे हो गई कि जैसे वैक्स है, तो वैक्स का आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो वैक्स जो है वो पिघलने लगता है। ठीक है, ऐसे ही वेजिटेबल घी हो गया, बटर हो गया, तो इनका आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी पिघलने लगते हैं। मोमबत्ती जिसकी होती है ना, तो ये जो चीज़ें हैं इनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये पिघलने लगते हैं। ये पिघलने लगते हैं और पिघलकर ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हम सैचुरेटेड थिंग की बात करते हैं। तो सैचुरेटेड थिंग क्या है? जैसे हमने बोल दिया शुगर, तो शुगर जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। हाइड्रोकार्बन है शुगर का, हाइड्रोकार्बन है क्यों है? क्योंकि शुगर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C12H22O11, ये शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो दो अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूले बताए, एक शुगर का और एक ग्लूकोज का, तो ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, तो शुगर जो है वो पिघल जाए। टेम्परेचर नॉर्मली जो टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब उसको कहा नहीं था तो इसको जलाई दूँगा बिल्कुल, तब तो देखता हूँ चेंज होता है नहीं होता, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन शुगर जो है वो अगर वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने के साथ साथ शुगर जो है वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड थी। ठीक, अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो सैचुरेटेड है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है,
अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन एन एल्केन। द जनरल formula of saturated hydrocarbons or alkanes is CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms in one molecule of the alkane। ठीक है, तो जो ये alkanes होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n है नंबर ऑफ n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मान लीजिए आपने 3 ले लिया, 3, तो ये कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स 2 × 3 + 2, ये बन गया C3H8। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो आपसे ये बोल दिया जाए कि आप एल्केन बनाइए जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 है, तो आप अपने आप उसको इस फॉर्मूले में डाल के लिख देंगे C8H18। ठीक है, तो क्या करते हैं डबल से दो ज़्यादा, डबल से दो ज़्यादा, n का डबल और उससे दो ज़्यादा। तो जैसे 8 है तो 8 का डबल 16, 16 से दो ज़्यादा 18, तो C8H18। 10 है तो 20, C10H20, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अनसैचुरेटेड का एक फार्मूला होता है एल्कीन का और एल्काइन का, इनके भी अलग अलग फार्मूले होते हैं। इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n-2 होता है। ठीक है, अगली क्लास में करते हैं इसको डिटेल, अभी इतना ही करते हैं।